नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज खबरदार में कौन कौन सी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं वो खबरदार के लेंस से समझ लेते हैं, क्योंकि आज कुछ अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हमारे सामने हैं। एक्सक्लूसिव खबर सबसे बड़ी ये कि चीन जो बार बार आंख तरेर रहा है हिंदुस्तान को देखकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अपना इंटरप्रिटेशन जो वो देता है, जरा आज उसे हम कुछ पुराने नक्शे उसके सामने रखेंगे। हम दिखाएंगे उसे कि किस तरीके से 1893, 1909, 1919 के नक्शों के जरिए उसकी पोल खुल रही है। जमीन हड़पने वाले भू माफिया ने एलएसी पर क्या गुल खिलाए हैं, एलएसी पर बार बार झगड़ा और कब्जा वाली चाइनीज नीति क्या रही है। अब बड़ी खबर क्या है आज? बड़ी खबर यह है कि एलएसी पर भारत चीन टकराव के 25 दिन हो रहे हैं। भारत चीन टकराव में मध्यस्थता के लिए ट्रंप कूद पड़े। हालांकि चीन के कारण मोदी का मूड ऑफ है। जब ट्रंप ने कहा तो उसकी हकीकत यह भी है कि अप्रैल के बाद ट्रंप और मोदी के बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई है। चीन की हरकत पर भारत के पास विकल्प क्या है, यह भी जानेंगे। बातचीत की टेबल भारत की, एलएसी का मोर्चा चीन का, इसी के बीच निकलना है फैसला। क्या भारत डोकलाम जैसी आक्रामक नीति अपनाकर सफल होगा? 1967 के बाद से चीन भारत पर गोली क्यों नहीं चलाता, और चीन के लिए 1967 वाली हिस्ट्री का कड़वा स्वाद भी जरा उसे हम चखाएंगे। पुलवामा 2020 के अहम सुराग मिले हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे सामने है। विस्फोटक वाली कार हिजबुल आतंकी हिदायतुल्लाह की थी। हिदायतुल्लाह का भाई समीर मलिक पकड़ा गया है। 2019 के पुलवामा हमले जैसी प्लानिंग के 4 सुराग, ये जैश हिजबुल का जॉइंट प्रोजेक्ट था। चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना के मामले 1,65,799 पर पहुंच गए। कोरोना से मौत के मामलों में चीन से आगे निकल गया है भारत। भारत में 4,706 मौतें हुई हैं, चीन में 4,634 मौतें हुई। 24 घंटे में 7,466 नए मामले आए हैं। सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए। अब सीधे सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आ रही है वो ये कि देश का नाम बदलने वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट 2 जून को देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव करने की मांग है। अनुच्छेद 1 में देश के नाम का उल्लेख है। अच्छी खबर यह है कि कोरोना की अनोखी टेस्ट किट आई है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कोरोना टेस्ट किट तैयार की है। सिर्फ 1 मिनट में नतीजा बता देती है। नाक, गले और फूंक के जरिए सैंपल लिए जाते हैं। बिना लक्षण वाले संक्रमण का पता चल जाता है, यानी एसिम्प्टोमेटिक पता चल जाते हैं इससे। अब चिंताजनक खबर यह है कि भारत की जीडीपी विकास दर के नए आंकड़े सामने आए हैं। 2019-20 में भारत की जीडीपी विकास दर 4.2% थी, पिछले 11 साल का सबसे खराब प्रदर्शन। इससे पहले 2008-9 में 3.09% थी विकास दर। लेकिन कोरोना के समय में ऐसी किसी खबर की आशंका लगातार हमें थी। और इसके साथ ही आपको बता दें, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके आए हैं। अब से इसी समय दिल्ली एनसीआर से भूकंप के झटकों की खबर आ रही है। पिछले कुछ समय में हमने कई दफा देखा है, हालांकि रिक्टर पैमाना पर बहुत ज्यादा तीव्रता उसकी नहीं रहती है, लेकिन अभी अभी भूकंप के झटके दिल्ली में एनसीआर में महसूस किए गए हैं। जैसे ही हमारे पास और जानकारी होती है हम इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अभी तक जो भूकंप के झटके आए थे उसका एपिसेंटर भी इसी इलाके में। बेहद संवेदनशील भूकंप के लिहाज से ये पूरा क्षेत्र माना जाता है, जोन 4 में आता है ये। लेकिन भूकंप के झटके जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, शुरुआत में तो जब लॉकडाउन के बीचों बीच ये भूकंप आए थे उस समय ये भी कहा गया था कि चूंकि और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ट्रैफिक नहीं चल रहा है, इसीलिए इस तरह के भूकंप के झटके ऐसे महसूस किए गए थे। लेकिन अब तो वैसी परिस्थिति नहीं है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे नोएडा के अंदर और दिल्ली के भी कुछ भागों के अंदर से अभी जो खबर मिली है वो ये है कि कुछ ही मिनट पहले काफी ज्यादा ट्रेमर्स जो हैं वो फील किए गए हैं। काफी जो लोग हैं वो भी इसके बारे में अभी चर्चा करने लग गए हैं। अब जानने की बात यह है कि किस तरीके का ट्रेमर था, लेकिन हाँ, दिल्ली के कई इलाकों में और नोएडा के अंदर अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा ट्रेमर्स इस समय महसूस हुए हैं, और ये मुश्किल से 1 मिनट पहले की बात है। ट्रेमर्स फिर भी मैं आपको बता दूं 30 से 40 सेकंड तक लोगों ने महसूस किए थे।
जी, जिस तरह से ऐश्वर्या भी बता रही हैं कि हल्के झटके महसूस किए गए हैं, हम ये जानकारी जल्दी हासिल करते हैं कि ये झटके किस तीव्रता के रहे हैं। लेकिन जैसे लॉकडाउन के समय भी भले ही रियायतें हों, लेकिन शाम के 7 बजते बजते सबको अपने घर के भीतर, अगर आप एसेंशियल सर्विसेज के नहीं हैं तो घर के भीतर आपको रहना है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि ये झटके इस समय महसूस किए जा सकते हैं। ऐश्वर्या, किस तरह की बातें कह रहे हैं लोग? क्योंकि मैं बाहर हूं, लेकिन चूंकि आप खड़े खड़े में उतना महसूस नहीं कर पाते हैं, तो मैं सही सही कहूं तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि भूकंप दिल्ली में आया है, दिल्ली एनसीआर में। लेकिन क्या हाई राइज अपार्टमेंट्स वालों ने ज्यादा महसूस किया? क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो महसूस किया है वो 10वें फ्लोर पे जो लोग हैं उन्होंने महसूस किया है, और उन्होंने फिर बाकियों को भी मैसेजेस के थ्रू बताया। कई लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे थे उनको उतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो हायर राइज बिल्डिंग जो हैं, और नोएडा में तो देखिए कई सारी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनको ये झटके महसूस हुए। और फिर तुरंत कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पता चला कि दिल्ली के अंदर भी लोगों को ये जो ट्रेमर्स हैं ये फील हुए थे। देखिए, थोड़ी ज्यादा देर के लिए ट्रेमर जरूर फील हुए थे, लेकिन अब अगर अभी इस समय की बात करें, अब ट्रेमर्स फील नहीं हो रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना था कि जो बेड पे बैठे थे उनको इस तरीके की जानकारी मिली कि उनका पूरा बेड 30 से 40 सेकंड के लिए, एक समय के लिए उनको ऐसा लगा कि पूरा बेड जो है वो हिल रहा है, जिससे लोगों को ये पता चला कि अर्थक्वेक आया है। और दिल्ली एनसीआर ये कंफर्म है कि दिल्ली में भी काफी जगहों पे और पूरे नोएडा के अंदर ये ट्रेमर्स अभी फील किए गए हैं। जानने की कोशिश ये हो रही है कि ये जो ट्रेमर्स थे ये एग्जैक्टली किस स्केल पे थे, ये इस समय जानने की कोशिश हो रही है। जी जी, तो कुछ लोगों को महसूस हुआ है, कुछ को नहीं हुआ है। रोहित सरदाना स्टूडियो में मौजूद थे। रोहित, आपको महसूस हुआ? बिल्कुल श्वेता, मुझे महसूस हुआ, और मुझे इस बात की हैरानी हुई कि आपको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तब तक आपने उसका जिक्र नहीं किया था। और उसी दौरान जब आप लेंस से खबरें दिखा रही थी, ये झटका महसूस हुआ। जहां पर मैं बैठा हूं वहां आसपास की सारी चीजों में इस बात का एहसास हुआ कि कुछ कंपन हो रहा है। और उसी दरमियान मैंने अपने सहयोगियों को पीसीआर में अलर्ट किया कि शायद हो सकता है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, या ये मेरे मन का वहम है। तो उन्होंने इतनी देर में जानकारी दी, और तब तक मैंने सोशल मीडिया वेबसाइट्स को देखना शुरू किया, तो सब जगह व्हाट्सएप पर भी देश के कई अलग अलग हिस्सों से परिचितों ने संदेश करने शुरू कर दिए थे। हरियाणा से कई जगहों से कुछ लोगों ने मैसेज किया है, पंजाब से मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों से लोगों ने संदेश किए हुए हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए। क्या आपको भी महसूस हुए हैं? 10 से 15 सेकंड तक ये भूकंप के झटके श्वेता हमने यहां पर महसूस किए हैं। भूकंप की तीव्रता कितनी थी यह अभी पता लगना बाकी है, लेकिन खासतौर पर दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, जो एनसीआर का इलाका है जहां हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां पर लोगों ने महसूस किए हैं भूकंप के झटके। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में खास तौर पर इस समय जब आप जान रही हैं खुद कि 7 बजे से 7 बजे का लॉकडाउन, रात को लोगों को बाहर नहीं निकलना है, कोरोना की वजह से लोग वैसे ही इस समय थोड़े से तनाव में है जीवन में, उसमें भूकंप के बाद एक और चिंताजनक लोगों में स्थिति देखी गई। लोग बाहर निकले हैं तुरंत अपने घरों से, क्योंकि ऐसे में कहा जाता है आप हाई राइज में रहते हैं तो खुले में आ जाइए, बाहर निकल आइए। अब यह बड़ी विकट परिस्थिति है, और आप जिस जगह खड़ी हैं वो तो दिल्ली का दिल कही जाती है जगह, वहां पर भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए शायद उस समय, क्योंकि आप बात कर रही थी आपको पता नहीं लगा, लेकिन हमने यहां पर इन झटकों को महसूस किया है। नहीं, यहाँ पर जो मेरे बाकी संवाददाता हैं मैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाकर जरा पूछती हूँ, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं 4.6 रिक्टर पैमाने पर 4.6 की तीव्रता ये बताई जा रही है इस समय जो भूकंप आया है। और ये भी बताया जाता है कि बड़ी आसानी से ये महसूस हो जाता है, क्योंकि और कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन हिमांशु मिश्रा यहाँ पर थे मेरे साथ। हिमांशु, आपको महसूस हुआ कि भूकंप आया है? बिल्कुल, मैं ऑफिस में बैठा था और मैं आज तक ही देख रहा था, अचानक से कुर्सी एकदम से हिली, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही था और इतनी तेज हिली। लेकिन मुझे लगा कि शायद क्योंकि लंबे टाइम के लिए नहीं था, तकरीबन 5-7 सेकंड के लिए था, तो कुर्सी जब हिली तो मुझे लगा कि क्या भूकंप ही है। लेकिन जब मेरे कुलीग दूसरी तरफ बैठे थे, मैंने उनकी तरफ दिखा और वो भी खड़े हो गए अचानक से। तो फिर हम समझ गए कि भूकंप है, और हम लोग फौरन फिर बिल्डिंग से बाहर की तरफ निकल के। चलिए हिमांशु, अगर आप ये पता लगा पाए कि किन इलाकों में ज्यादा महसूस किया गया और एपिसेंटर क्या है, तो देखिए आज तक के जो तमाम संवाददाता हैं वो लगातार ग्राउंड पर आपके लिए ऐसी ही खबरें निकाल कर ला रहे हैं। लेकिन रोहित, अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझ में कोई दिक्कत है कि मुझे महसूस नहीं हुआ, या फिर खबरदार की खबरों का झटका कुछ ऐसा होता है कि उसमें अर्थक्वेक के ये झटके नहीं महसूस हुए। लेकिन ये जरूर हमें देखना होगा कि उसका एपिसेंटर क्या है, क्योंकि अगर यही क्षेत्र है तो एक के बाद एक ये तीसरा भूकंप हो जाएगा लगभग ऐसा।
जो सीस्मोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे बहुत यकीन रखते हैं कि जब कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही होती है तो उस समय वैज्ञानिकों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि आप किसी तरीके से उसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकें। लेकिन इतने दिनों में भी उससे जुड़ी कोई ऐसी जानकारी अभी तक आई नहीं है कि क्या ये कुछ आने वाली चीजों के संकेत, इस तरह की एक्टिविटीज धरती के अंदर से होती हैं या फिर हम इन्हें वन ऑफ इंसिडेंट्स के तौर पर समझ लें। लेकिन रोहित, आप जैसा बता रहे हैं कि आसपास के और क्षेत्रों से आ रहा है, जबकि इससे पहले जो जी हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि रोहतक में केंद्र है और यही जो चर्चा हम रोहित कर रहे थे कि अगर केंद्र दिल्ली में रहता, बाकी इलाकों से उस तरह की नई खबरें आई थी, लेकिन इस बार अगर बाकी इलाकों से आई हैं तो साफ तौर से और वो स्पष्ट भी हो गया है कि केंद्र उसका रोहतक में है। देखिए, मैं आपको एक चीज की और जानकारी दे दूं, कल ही फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, यानी कि दिल्ली और आसपास का इलाका लगातार वो भूकंप के झटके झेल रहा है। इससे पहले 10 मई को देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इस समय मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, देखिए नोएडा से, गाजियाबाद से, सोनीपत से लोग संदेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हमें इस समय टीवी पर देख रहे होंगे श्वेता, उनमें से भी बहुत से लोग संदेश भेज रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। एक दर्शक लिख रहे हैं कि हमारा गांव दिल्ली बॉर्डर पर है, सोनीपत जिला है, वहां पर उन्होंने करीब 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए हैं। एक दर्शक लिख रहे हैं नोएडा से, सेक्टर 18 में वो माफ कीजिए 18वें फ्लोर पर वो रहते हैं और वहां पर उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। उनका कहना है कि इसके पहले कभी उन्हें झटके महसूस नहीं होते, लेकिन आज ये झटके पहले के मुकाबले ऐसा लगता है काफी तेज थे। अब से कुछ मिनट पहले रात 9:08 पर जब हमने 100 खबरें खत्म की हैं, श्वेता ने खबरदार में खबरों के लेंस से आपको जानकारियां देने की शुरुआत की। ठीक उसी समय यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका केंद्र बताया जा रहा है दिल्ली से कुछ ही दूर हरियाणा के रोहतक में था और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। देखने की बात होगी इससे कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है श्वेता। नहीं, और साथ ही ये भी देखना होगा कि जमीन के कितने भीतर उसका एपिसेंटर है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर निर्भर हो जाता है कि किसी भी भूकंप से किस तरह के असर होते हैं। कई बार बहुत कम जो तीव्रता वाले भूकंप में भी देखा गया है कि कई इलाकों को क्षति पहुंचती है और कई दफा ज्यादा पैमाना होने के बावजूद अलग तस्वीर होती है। लेकिन इस समय जो सीधी खबर हमारे सामने है वो ये है कि भूकंप का केंद्र रोहतक में और जो तीव्रता है उसकी 4.6 बताई जा रही है, जो किसी भी पैमाने पर कम करके नहीं बताई जा सकती है। ये जो तीव्रता है उससे अंदेशा, आशंकाएं काफी रहती हैं, लेकिन हम उन सारी खबरों को अभी देख रहे हैं। हमारे संवाददाता तमाम ये सारी जानकारियां जो आप तक पहुंचा रहे हैं उस पर भी लगे हुए हैं कि क्या क्या खबरें कहां से हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और थोड़ा सा और उसके आगे हम अगर चले जाएं, अगर उस पूरे क्षेत्र में इस तरह से धरती का कंपन लगातार चल रहा है तो इसके बड़े संकेत क्या हैं, बड़ी तस्वीर क्या कहती है, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, और रोहित ने भी जो अभी कहा कि फरीदाबाद में भी भूकंप कल के दिन उसे रिकॉर्ड किया गया था, तो अगर इस तरह से कंपन हो रहा है धरती के नीचे तो आज के समय में उसे किस तरीके से हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब भी धरती के भीतर कुछ कंपन होता है, जब भी अर्थक्वेक होता है, भूकंप की खबरें आती हैं, तो उसको कई मामलों में उसमें जो शोध चलते रहता है, बहुत सारी चीजें उसमें एक एक कर निकल कर आती हैं। अभी जो खबरें निकल रही हैं हमारे सामने उसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पूरे क्षेत्र से लोग कह रहे हैं कि उन्हें ये महसूस हुआ है। हालांकि रोहित, फिर वही मैं कहूंगी कि जिस तरीके से लोग महसूस कर रहे हैं, हालांकि फर्स्ट फ्लोर पर भी बैठे लोग इसे महसूस कर ले रहे हैं और 18वीं मंजिल वाले लोग शायद ज्यादा, लेकिन अगर 30 सेकंड तक की बात होती है तो सचमुच में ये यानी कि उसका प्रभाव न सिर्फ हल्का सा महसूस हुआ है बल्कि लोग इसे अच्छे खासे समय के लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए श्वेता, इस वक्त जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो ये कि 3.3 किलोमीटर इसकी गहराई थी जहां भूकंप का केंद्र था। पहली बात तो ये। दूसरा, दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है रोहतक, हरियाणा का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उनके नाम से ज्यादा लोग इस जगह को जानते हैं। राजनीतिक तौर पर काफी चर्चित जगह है हरियाणा में ये। और वो शहर दिल्ली से अगर आप डिस्टेंस वाइज बात करें, समय के लिहाज से बात करें तो 1.5 से पौने 2 घंटे की दूरी है, पहुंचने में लगता है 70 किलोमीटर का इस समय। और वो इस भूकंप का केंद्र थी, ये जो जानकारी आ रही है। और 4.6 इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी। 9:08 पर एग्जैक्टली इस भूकंप ने हिट किया है, जिसके कंपन को करीब 8 से 10 सेकंड तक लोगों ने महसूस किया है। तो ये अभी तक की ताजा जानकारी मेरे पास आ रही है और इसके
हमारे और जो जानकारी आ रही है वो ये कि हरियाणा का अटेल जी हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी भी इस समय जुड़ गए हैं। रोहित, सिद्धार्थ तिवारी भी जुड़ गए हैं और साथ में सत्येंद्र चौहान भी। लेकिन सिद्धार्थ, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लगातार बार बार ये खबरें आ रही थी भूकंप की, तो उस समय यह भी कहा गया कि बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश है कि क्या किसी आने वाली चीज का संकेत है या इस समय कुछ इस तरह के बदलाव हो रहे हैं सतह के नीचे। क्या कुछ अभी तक कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ पाई हैं इस भूकंप को, आज की कंपन को लेकर क्या जानकारी और मिल रही है? श्वेता, इस भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो रोहतक के पास में एक फॉल्ट है जिसमें मूवमेंट हुई है, और ये चिंता की बात है श्वेता, क्योंकि पिछले पूरे महीने की अगर हम बात करते हैं, मई के महीने में जिस तरीके की यहाँ पर एक्टिविटी शुरू हुई है वो निश्चित तौर पर भूकंप वैज्ञानिकों के लिए अलर्ट है, क्योंकि दिल्ली में भी भूकंप के झटके आ रहे हैं, पास में रोहतक में भी भूकंप के झटके आ रहे हैं। इसका मतलब कोई बड़ी एक्टिविटी आसपास के इलाके में चल रही है। और एक और चीज श्वेता मैं बताना चाहूंगा, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऐसा नहीं कि यहाँ बड़े भूकंप का रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर 6.7 का अर्थक्वेक पहले भी आ चुका है जिससे दिल्ली में नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके के लिए ये चिंता की बात है। और रोहतक में आज जो हुआ, इसकी अगर हम ये एपिसेंटर की गहराई की बात करें तो सिर्फ सतह से 5 किलोमीटर की गहराई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर ये एक्टिविटी चल रही है और ये एक्टिविटी आगे भी जारी रहेगी ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अभी की जो एक्टिविटी है ये लगातार आसपास के जितने फॉल्ट और फोल्ड हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर उसमें मूवमेंट हो रही है तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। जी श्वेता। जी बने रहिए सिद्धार्थ हमारे साथ। सत्येंद्र, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या कितना महसूस किया लोगों ने? देखिए श्वेता, सबसे पहले जो कि जैसा सिद्धार्थ ने बताया तकनीकी बातें उन्होंने बताई है, लेकिन इसमें सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि जो ड्यूरेशन है, मतलब 7 से 8 सेकंड लगातार जो झटके लगे हैं उनमें कहीं ना कहीं आदमी डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे राज्य में और खासकर रोहतक जो है ये एनसीआर का इलाका है, दिल्ली से लगता हुआ, और यहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंगें बहुत है। और जिस समय ये भूकंप के झटके लगे उस समय तमाम लोग अपने घरों में कैद थे और इस माहौल में कहीं ना कहीं चिंताएं ज्यादा बढ़ जाती है, डर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सब लोग घरों में हैं। और जैसे अभी सिद्धार्थ ने भी बताया कि इसके जो ड्यूरेशन है वो 7 से 8 सेकंड का था, तो 7 से 8 सेकंड का जो अंतराल है होता है उसमें लोगों को परेशान करने के लिए काफी क्षमता होती है। और लोगों में जैसे ही भागदौड़ हुई, जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं कि लोग इन झटकों से एकदम सहम गए थे। हालांकि जो है हिमाचल का जो इलाका है, पहाड़ों का इलाका है, वहां पर अभी तक इस तरह की खबरें नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका एपिक सेंटर कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली से लगता हुआ है और इससे पहले जो लगातार जो एक सीरीज थी वो सोनीपत और रोहतक के बीच में थी, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भूकंप के झटके लोगों में जो है दहशत का और डराने का काम कर रहे हैं। श्वेता जी, सिद्धार्थ 4.6 अगर तीव्रता बताई जाती है, 5 किलोमीटर नीचे एपिसेंटर जमीन के, क्या कहता है ये? क्या हम एक अम्ब्रेला के अंडर डाल सकते हैं इसे? क्या हम एक ही नजरिए से इसे समझ सकते हैं? नहीं, अगर हम श्वेता इस पूरी एक्टिविटी को अगर हम देखें तो इसके 2 पहलू हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एक्टिविटी हुई है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो एक अलग फोल्ड है जिसमें वो एक्टिविटी हुई थी। और जब रोहतक की बात करते हैं, रोहतक का जो फोल्ड है या फॉल्ट है वो अलग फॉल्ट है। तो इन दोनों में अगर मूवमेंट है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सीस्मिक एक्टिविटी है उसको लो सीस्मिक एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि 4.5 या 4.6 बहुत बड़ा भूकंप नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी इसलिए चिंताजनक हो जाती है क्योंकि दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में लगातार एक्टिविटी है। क्योंकि अगर हम भूकंप के संख्या की बात करें तो अब तक यानी मई के महीने में अगर हम बात करें तो 5 भूकंप इस तरीके के दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कोई ना कोई बड़ी एक्टिविटी के संकेत कहे जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में सीधा सीधा कह पाना कि कोई बड़ा अर्थक्वेक आ जाएगा ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो लो सीस्मिक एक्टिविटी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार रही है। लेकिन अगर हम मई की बात करते हैं तो एक पूरी सीरीज बनती है और वो सीरीज इस तरीके की है जो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रही है। जी अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जैसे जब इतने दिनों में जो अर्थक्वेक्स हमने देखे हैं उसमें अधिकतर लॉकडाउन के समय में ये हुए हैं, या फिर आज भी जो अर्थक्वेक है वो लॉकडाउन की बंदिशें जारी होने के बाद का समय है, तो क्या
ऐसा होता है कि सामान्य दिनों में इस तरह की चीजें अगर हों तो उतने लोग महसूस ना कर पाए, आजकल ज्यादा महसूस हो रहा है, या फिर केवल एक भ्रांति है ये? नहीं श्वेता, अगर भूकंप 4.5 या 4.6 का है तो उसको उस इलाके के ज्यादातर लोग महसूस करेंगे, भले वो कोई एक्टिविटी हो या कहीं पर बैठे हो। लेकिन जब कम अगर हम कहते हैं कम तीव्रता का भूकंप है, जैसे 2.5 है, 3 है, तो उसको ज्यादातर लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें 4.5 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जिस तरीके की सूचना है उसमें हम कह सकते हैं गुड़गांव में भी महसूस किया गया, गाजियाबाद में महसूस किया गया, नोएडा से हमारे पास फोन आए तो एक बड़े इलाके में महसूस किया गया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में ही इसको महसूस किया गया, और जो रोहतक के दूसरे साइड के इलाके हैं वहां पर भी इसको महसूस किया, क्योंकि 5 किलोमीटर की गहराई का ये भूकंप है। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धार्थ, थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, मैं उस गहराई की भी बात आपसे विस्तार से करूंगी, लेकिन ये जो गुरुग्राम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर लोग अपने घरों से निकल आए हैं, यानी इतना ज्यादा महसूस हुआ कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि गुरुग्राम वो पूरा इलाका होता है जहां पर अधिकतर हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जहां पर लोग रहते हैं, और ऊपरी तलों पर अधिक महसूस किया है लोगों ने। जैसे रोहित भी बता रहे थे कि जो 18वीं मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि 30 सेकंड तक करीब महसूस हुआ, जबकि बाकी लोग कह रहे हैं कि 6 से 7 सेकंड तक उन्होंने महसूस किया है इसको। तो अब गुरुग्राम की जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, रात के अंधेरे में लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा है, क्योंकि वो भूकंप की स्थिति में घरों से बाहर निकलने के लिए इसीलिए मजबूर हुए क्योंकि वो कुछ देर तक उन्हें ये कंपन महसूस हुआ है। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं, और अलग अलग इलाकों से और जैसे ही तस्वीरें हमारे पास आती हम दिखाते हैं, चूंकि अर्थक्वेक जब भी होता है तो जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस पूरे इलाके में लोगों ने इसे महसूस किया है। सिद्धार्थ, गहराई की भी बात आप कर रहे थे, जब पहली बार हुआ ये लॉकडाउन के दौरान तो 10 किलोमीटर नीचे बताया गया धरती के नीचे, हालांकि महसूस उस समय भी किया था लोगों ने बड़ी तादाद में, और अभी अगर 5 किलोमीटर सिर्फ बताया जा रहा है तो ये शैलो माना जाएगा, ये शैलो की श्रेणी में आएगा, क्या इसका असर होता है सीधा? नहीं, अगर एपिसेंटर की बात करें तो एपिसेंटर निश्चित तौर पर शैलो कहा जाएगा, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर आउटक्रॉप है, जब हम आउटक्रॉप की बात करते हैं तो रोहतक सोहना फाल्ट है, और तमाम ऐसे फाल्ट हैं यहाँ पर जिनकी जमीन से अगर हम ऊपरी सतह से बात करें तो गहराई बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के तमाम फोल्ड एंड फाल्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों से निकलते हैं, और इसी वजह से इसको भूकंप के लिहाज से यानी 4 नंबर की श्रेणी में रखा जाता है, यानी जो सबसे खतरनाक स्थिति होती है उससे थोड़ा एक पैमाना नीचे रखा जाता है इसको। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरीके के मूवमेंट हैं, जिस तरीके के चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि दिल्ली जैसी जगह जहां पर इतने ढेर सारे लोग रहते हैं, एक कहीं ना कहीं खतरे से गुजर रहा है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के मूवमेंट लगातार होना और वो भी अलग अलग फॉल्ट और फोल्ड में होना, ये कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है दिल्ली के नीचे। जी अच्छा, ये भी बताया गया सिद्धार्थ की शुरुआत में ही जब पहला भूकंप आया था उसके बाद कहा गया कि अगर कोई मूवमेंट नहीं होता है तो बड़ी आसानी होती है पढ़ने में, क्योंकि इतने सालों में है और विज्ञान की इतनी तरक्की भी देख लें तो सही तौर पर यह बता पाना कि इसी इलाके में भूकंप आएगा और इतनी तीव्रता का आएगा आज भी मुमकिन नहीं हो पाया है। पर क्या उस हिसाब से हम माने कि कुछ शोध आगे बढ़ पाया है जिस तरह से वैज्ञानिक पहले लॉकडाउन के समय ये बातें कह रहे थे? श्वेता, अगर हम शोध की बात करें या रिसर्च की बात करें, साइंस की बात करते हैं, तो भूकंप के मामले में हम कह सकते हैं कि चूंकि आपको धरती के बारे में पूरी तरीके से नहीं मालूम है, अगर आप किसी भी चीज को जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको एक एक चीज मालूम होनी चाहिए कि किस जगह पर क्या क्या मटेरियल है। तो जब हम धरती की बात करते हैं तो धरती कितने अंदर तक क्या क्या चीजें हैं, क्या आउटक्रॉप है, कौन सी चट्टान है, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग नहीं है, और पूरी डिटेलिंग न होने की वजह से किसी भी चीज में कितना प्रेशर लगेगा, किस तरीके से टूटेगी और कितनी देर में वो झटका बर्दाश्त करके कितनी देर तक बर्दाश्त करती रहेगी, इस बारे में सही बता पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए जिस तरीके के कंप्यूटर मॉडल्स चाहिए, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अभी हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं उनके पास नहीं मौजूद हैं, क्योंकि उसके लिए ढेर सारे जो है हम कह सकते हैं कि आपको सिस्मोलॉजी सेंटर चाहिए, साथ ही साथ ढेर सारी रिसर्च चाहिए, जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए, और उस तरीके का पैसा ना जो है हम कह सकते हैं भारत जैसे देश खर्च कर रहा है, या दुनिया में जहां पर रिसर्च चल रही है उन जगहों की अगर हम बात करते हैं तो वहां जो साइंसदान है उनको लग रहा है कि हाँ, हम नियर फ्यूचर में जो है भूकंप की भविष्यवाणी करने की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो उस तरीके की स्थिति नहीं है। जी
बड़ी संकट की स्थिति है। एक तरफ कोरोना के लिए लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं कि आपको वहां रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना है, लेकिन उसमें भूकंप के झटके इस तरीके से आ जाते हैं और लोगों को बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि सुरक्षा का वही तरीका है। और उस समय वाकई लोग यही सोचते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां ये चल रही हैं। सत्येंद्र चौहान अगर हमारे साथ हैं तो सत्येंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा हिमाचल वाले इलाकों से भले ही नहीं आ रहा है, पर क्या हरियाणा, पंजाब, इन सभी इलाकों से आपको बराबरी से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सबने महसूस किया है? देखिए श्वेता, जो अभी तक जानकारी आ रही है वो जानकारी यही आ रही है कि एनसीआर में जो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, जो दिल्ली से लगता हुआ एरिया है, वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि चंडीगढ़ में मैं मौजूद हूं, चंडीगढ़ में भी यहाँ पर अभी तक इस तरह के सूचना नहीं मिली है कि भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। लेकिन असल में चिंता का विषय यही है कि ये सोनीपत, रोहतक का जो इलाका है, क्या सत्येंद्र यहाँ पर चंडीगढ़ में बिल्कुल महसूस नहीं हुए हैं। जो खबरें आ रही हैं वो यहीं से आ रही हैं कि रोहतक, सोनीपत और जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं, और हिमाचल और जो पंजाब का इलाका है यहाँ तक ये झटके फिलहाल महसूस नहीं किए गए हैं। श्वेता जी, सिद्धार्थ आप कह रहे हैं कि ये फॉल्ट लाइन अलग है, पर अगर हम इस पूरे क्षेत्र को देखें, जैसे सत्येंद्र भी बता रहे हैं और रोहित से भी हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली और एनसीआर के पूरे क्षेत्र में हो रहा है, तो ये लोग तो जाहिर है बहुत डरे हुए हैं, लेकिन हम यही माने कि इसमें कोई संकेत नहीं पड़ना चाहिए जब तक वैज्ञानिक अपनी तरफ से कुछ निश्चित तौर पर कह सकें। हाँ बिल्कुल श्वेता, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि झज्जर की अगर हम बात करें, जैसे रोहतक है उसी तरह की झज्जर का इलाका है, तो झज्जर में हम कह सकते हैं 90s में एक ऐसा समय आया था कि जब एक एक दिन में, यानी जिसको बोलते हैं कि स्वार्म एक्टिविटी थी, मतलब 2 की इंटेंसिटी का भूकंप, 3 की इंटेंसिटी, 100 भूकंप आ रहे थे। इस तरीके की स्थिति भी आती है कई बार, तो झज्जर में ऐसा हो चुका है। तमाम ऐसी स्थिति रहती है। इसे भुज की अगर हम बात करें तो भुज में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार स्वार्म एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन उसका कोई इंडिकेशन नहीं कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। इस तरीके की बात वैज्ञानिक कभी भी नहीं करते हैं कि कोई इंडिकेशन है या हम कह सकते हैं कि किसी बड़े भूकंप का संकेत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है साइंस के लिहाज से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ इस पूरी बातचीत के लिए, सत्येंद्र चौहान आपका और रोहित सरदाना आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र था रोहतक और तीव्रता 4.6 रिक्टर स्केल पर मापी गई। जमीन के नीचे 5 किलोमीटर इसका केंद्र बताया जा रहा है। बहरहाल हमारी नजर इस तरह की जो सुगबगाहट उस पर रहेगी। लेकिन अभी भारत और चीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो चल रहा है उसमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटना जरूरी है, या यूं कहें कि कुछ ऐतिहासिक नक्शों को देखना जरूरी है। भारत का मौजूदा जो नक्शा है वो यही बताता है कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कहां तक है। अब उसमें पीओके का हिस्सा आ जाता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है, और अक्सर चीन का इलाका आता है जिस पर चीन ने अवैध कब्जा किया है। 1947-48 की लड़ाई के बाद अक्सर चीन ही वो इलाका है जो पाकिस्तान ने सौंप दिया था चीन को। उसके बाद से जो परिस्थितियां रही हैं, चीन आगे धीरे धीरे खिसकने की कोशिश करता है। तो चीन को जरा हम कुछ पुराने नक्शे दिखाते हैं। ये नक्शे ब्रिटिश इंडिया के दौर के हैं, 1893 के, 1909 के और 1919 के। वो नक्शे किस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं चीन की झूठ को, देखिए। लद्दाख में चीन के साथ भारत का विवाद जस का तस बना हुआ है। एलएसी पर चीनी सैनिक और भारत के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। लगातार बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक पारा भी चढ़ रहा है। खासतौर पर अमेरिका को इसमें कूटनीति की मलाई दिखने लगी है। भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। ट्रंप को हर संकट में अमेरिका के लिए मौका ही मौका नजर आ रहा है। जरा उनकी ये बातचीत सुनिए। And I like Modi. I like your prime minister a lot. He's a great gentleman. Great gentleman. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah. Yes.
We have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy, and probably China's not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. प्रधानमंत्री मोदी के अजीज दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? मूड ठीक नहीं है मोदी का, और मूड खराब किसने किया है? चीन ने। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी ने एक ऐसी बातचीन का दावा किया जो कभी हुई ही नहीं। ट्रंप के इस बयान को भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने खारिज किया, क्योंकि अप्रैल से ही मोदी की ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की थी और नरेंद्र मोदी काफी नाखुश हैं भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर में हो रहा है उसको लेकर, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ये साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और मध्यस्थता को लेकर भारत का रुख काफी साफ है, भारत मध्यस्थता नहीं चाहता। वैसे ट्रंप हमेशा मध्यस्थता के लिए तैयार रहते हैं। पिछले साल सितंबर में वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का ऑफर दे चुके हैं, तब भी भारत ने इसे ठुकरा दिया था। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. चीन के साथ विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को उच्च स्तरीय बैठक की थी। भारत और चीन दोनों ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चीन की इस हरकत का इलाज ढूंढना भारत के लिए चुनौती है। Our troops have taken a very responsible approach towards border management and strictly follow the procedures laid out in various bilateral agreements and protocols with China to resolve any issue that may arise in the border areas. At the same time, we remain firm in our resolve to ensuring India's sovereignty and national security. अमेरिका की कूटनीतिक भाषा चीन को किसी हमले की तरह लगी। अमेरिका का इस तरह भारत के करीब आना एक तरह से चीन को दबाव में लाने वाला कदम है। अमेरिका भारत के बहाने चीन से हिसाब बराबर करने को आतुर है। ऐसे में आज चीन ने भी स्पष्ट कर दिया कि भारत और चीन के बीच किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। भारत और चीन में ये क्षमता है कि वो आपस की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसमें किसी तीसरे पक्ष की या मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। चीन की तरफ से भी भारत में बातचीत के गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। मध्यस्थता का ऑफर ठुकराया जा रहा है, लेकिन सीमा पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लद्दाख में लेसी पर चीन के साथ मौजूदा विवाद 5 मई को शुरू हुआ और चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की 4 झड़पें हुई। गालवन नदी घाटी इलाके में 2 झड़पें हुई, एक झड़प हॉट स्प्रिंट वे हुई और पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पास चौथी झड़प हुई। गालवन नदी से पेंगोंग झील तक अप्रैल और मई की सैटेलाइट तस्वीरों को आमने सामने रखने पर साफ नजर आ रहा है कि अप्रैल में नदी के दूसरी तरफ का इलाका खाली था, लेकिन मई में वहां चीनी सैनिक आ गए। फिलहाल भारत और चीन एलएसी पर तनावपूर्ण स्थितियों के साथ लॉक हो गए हैं। अब ये ताला कैसे खुलेगा, इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। दिल्ली से गीता मोहन और लद्दाख से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि किस तरीके से ट्रंप बीच बचाव करना चाहते थे, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से हमेशा ही ये कहा है किसी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है दो देशों की बातचीत में। अब आपको अपनी वो एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाते हैं जो चीन में हर किसी को जिसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आंखों में पानी है तो वो जरूर देखेगा कि इतिहास क्या कहता है।
मई के पहले हफ्ते में लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच LAC के कई अलग अलग इलाकों में टकराव हुआ। कई झड़पें हुई। चीन का इरादा तो भारत की जमीन को हड़पने का था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। चीन का हमेशा से एक ही मकसद रहा है और वो है LAC के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को धीरे धीरे नोचकर अपने कब्जे में लेना। LAC करीब 4000 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा है, जिसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। चीन जानबूझकर सीमा विवाद को सुलझाता नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत जमीन हड़पने की है। चीन इस तरह की झड़पों की मदद से धीरे धीरे बढ़कर LAC को हमेशा के लिए बदल डालना चाहता है। आज तक के पास कुछ ऐसे नक्शे हैं जो LAC पर चीन की कारस्तानियों को पूरी तरह एक्सपोज करते हैं। चीन 1950 के दशक से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए LAC को बदलने की कोशिश कर रहा है और भारत की जमीन को निगल रहा है। उदाहरण के लिए 1909 के इस नक्शे को देखिए। ये लद्दाख तहसील का नक्शा है। इस नक्शे में साफ तौर पर अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग मैप्स है जो आपने एक्वायर किए हैं। पहला वाला मैप है 1893 का, जो चाइनीज सीनियर ऑफिशियल ने ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को दिया था, जिससे बहुत क्लियर पता लगता है कि अक्साई चीन का इलाका, जिसमें सब शामिल हैं, ये दिप्सांग, चांगचेनमो, गलवान वैली, ये सब भारत के ही हिस्से रहे हैं। ये था 1893 का। और दूसरा वाला जो मैप है ये है लद्दाख तहसील का, ये 1909 का है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कितना क्लियरली कि पूरा इलाका अक्साई चीन का, जिसमें जितने भी अभी आपने नाम सुने हैं अप्रैल में 2020 में, चाहे वो दिप्सांग, गलवान और नॉर्थ बैंक ऑफ पगेंग, जितने भी इलाके हैं, ये सब भारत के ही हिस्से हैं। चीन ने अक्साई चीन पर 1950 के दशक में अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। 1919 में चीन के खुद के नक्शे को देखा जाए तो चीन का झूठ और उसकी नीयत साफ पकड़ में आ जाती है। 1919 में पेकिंग में चीन की सरकार ने यह नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में जो बाउंड्री दिखाई गई है वो करीब करीब वैसी ही है जैसी भारत के नक्शे में पारंपरिक तौर पर दिखाई देती रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये वाला मैप है जो चाइना का खुद का मैप है, जो 1919 का है, जो चाइना पोस्टल एल्बम का है, जिसपे क्लियरली दिखाई देता है, अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, कि एरिया जो अक्साई चीन और अभी LAC का इलाका ये भारत का है। तो ये सब तीनों मैप बॉर्डर पर्सपेक्टिव के हैं, जो 1960 में ऑफिशियल टॉक में भारत ने चाइना को बताया है। भारत और चीन के बीच इस टकराव से पहले भारत साफ तौर पर चीन को ये सारी बातें बता चुका है और इन नक्शों की जानकारी भी चीन को दी जा चुकी है। इन नक्शों में गालवन नदी की घाटी, दिप्सांग और दौलत बेग ओल्डी को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। चीन धीरे धीरे LAC को बदलने की फिराक में है और इसके लिए वो कूटनीतिक तौर पर एकदम रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके जवाब में भारत चीन के सामने खड़ा हो गया है और LAC के आसपास लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि LAC को उसके मूल स्थिति में लौटाया जा सके। भारत इस समय ड्रैगन को हर कीमत पर पीछे धकेलने को प्रतिबद्ध है। ये मानचित्र बहुत साफ तरीके से दर्शाते हैं कि चाहे अक्साई चीन हो, चाहे गलवान वैली हो, चाहे पेंगोंगसो का इलाका हो, ये सभी लद्दाख के इलाके भारत का हिस्सा रहे हैं। 50 के दशक में भारत की शक्ति अगर कम रही तो अक्साई चीन पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। किसी और समय अगर भारत की शक्ति कम रही तो चीन और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा। लेकिन जब जब भारत ने शक्ति प्रदर्शन किया तब तक चीन को पीछे हटना पड़ा। एक बात तो साफ है, ऐतिहासिक तौर पर भारत सही है, लेकिन जितना मजबूत भारत होगा उतना ही सशक्त भारत का पूरा रवैया रहेगा, भारत के तथ्य रहेंगे और उतना ही चीन भारत का सम्मान करेगा।
शक्ति प्रदर्शन आवश्यक है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज। अक्सई चिन को ही लेकर जब भारत में चर्चा इस पर हुई थी और पूछा गया था कि क्यों हम उस इलाके को नहीं वापस लेने की कोशिश करते, बहुत ही फेमस वाकया उस समय हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वहां पर तो कुछ उगता नहीं और उनसे यह कहा गया था कि अगर किसी के सर पर भी कुछ न उगे तो क्या वो चीन को दे दिया जाए। लेकिन वो मजबूती अब दिखाने की बारी है। उस मजबूती को यह दिखाना होगा कि चीन, ये जमीन हमारी है और तुम्हें यहां से पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं वो तो अक्सई चीन से भी बहुत इलाके भीतर की तरफ आते हैं। लेकिन खबर की जो पूरी पिक्चर है उसे भी समझिए, उसे भी हम आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से खबरदार में हमने ये नई परंपरा शुरू की है कि खबर की पूरी पिक्चर क्या कह रही है। ये कह रही है कि अगर ये तीनों नक्शे हम सामने रखकर देखें तो ब्रिटिश इंडिया के दौर से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन किस इलाके तक अपनी सरहद मानता था। 1893, 1909 और 1919 के नक्शे से चीन सीधे सीधे एक्सपोज होता है। वो जमीन हड़पने वाले भूमाफिया जैसी हरकतें करता है, एलएसी का उल्लंघन करके आगे बढ़ता है, भारतीय सैनिकों के साथ झड़प करता है, फिर वहां सेना को तैनात कर देता है और धीरे धीरे जहां तक उसका जो भी पड़ोसी है एक एक कदम अगर पीछे लेता है तो चीन 2 कदम और आगे बढ़ता है। अब 1967 की बात लीजिए, उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। चीन चाहता था कि किसी तरीके से जो सिक्किम की अपनी संप्रभुता है उसे दरकिनार करते हुए उस पूरे क्षेत्र को अपना कर ले, लेकिन भारत की मदद लिया करता था सिक्किम। भारत की सेना वहां पर तैनात थी। रोज रोज की जो झड़प वहां पर होती थी उसे देखते हुए वहां पर कांटेदार तार लगाने की बात हुई थी और तब बहुत भीषण झड़प हुई थी। चीन ने अपने 400 सैनिक उस समय गंवाए थे। भारतीय सैनिकों ने 400 सैनिकों को खत्म किया था। चीन की समस्या है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का निवेश और तेजी, क्योंकि भारत अपनी तरफ से लगातार बीआरओ के जरिए वहां पर सड़कें बना रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं ताकि हमारी सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी बाकी के देश से रहे। लेकिन चीन को यह मंजूर नहीं है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने काराकोरम और चांगचेनमो के बीच सिर्फ 15 महीने में 430 मीटर का पुल बना दिया। पिछले साल मार्च में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने इस बात पर संतोष जताया था कि बीआरओ ने भारत चीन बॉर्डर से जुड़ी 61 सड़कों का 75% काम पूरा कर लिया। दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की भारत की कोशिश चीन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब अमेरिका कूटनीतिक मलाई खाने के चक्कर में चाहता था कि भारत और चीन के बीच वो मध्यस्थ के तौर पर आए, लेकिन अमेरिका की तो अपनी नहीं बन रही है चीन से। शायद डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में कह गए हैं ये बात। बहरहाल इस बीच चीन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उसने एक नहीं कई मोर्चे खोल दिए हैं। कोरोना के मोर्चे पर पूरी दुनिया उससे नाराज है। भारत के साथ संघर्ष में भी कोई फायदा उसे होगा नहीं। हांगकांग में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं एक के बाद एक, वो कोरोना के समय में लॉकडाउन में कुछ दिन के लिए बंद जरूर हुए, लेकिन फिर से वो तस्वीरें सड़क पर आजादी के लिए प्रदर्शन सामने आने लगी हैं और उसकी आजादी को कुचलने वाले कानून के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके चीन की आलोचना की है। ऐसे में आने वाला जो समय है वो चीन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चीन जिस तरह से एक नहीं कई मोर्चे, और वो भी अपनी गलती की वजह से, खोल रहा है, उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा।